Hello student, good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching Center. Today I come to take a new video on 12th class organic chemistry. In a previous lecture, in a previous class, we have discussed about E1 reaction, what is the E1 reaction, what is the mechanism of E1 reaction and what is the rate of reaction, how to determine the rate of reaction of E1 reaction. So similarly we saw like that SN1 reaction, E1 reaction always depend on the concentration of substrate. तो E1 रिएक्शन जो है सो वह केवल सबट्रेट पे ही निर्भर कर रहा था उसका रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम लोगों ने SN1 को डिटरमाइन किया था सेम वही प्रोसेस था हमारे पास E1 को भी डिटरमाइन करने का। तो उस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेटजेफ रूल देखा था, एक सेटजेफ रूल मिला हुआ था जिनका कंप्लीट नाम था, फुल नेम था अलेक्जेंडर सेटजेफ, और उन्होंने 1875 ईस्वी में यह रूल दिया था। रूल क्या बता रहा था कि अगर हैलोजन एटम का एलिमिनेशन दो तरह से संभव हो, दो साइड से संभव हो, तो हाइड्रोजन एटम का जो एलिमिनेशन था वह उधर से हो रहा था जिधर से नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है वो ज्यादा। तो इन सारे चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको समझा था। लेकिन आज जो हमें स्टार्ट करना है, अभी जो हमें स्टार्ट करना है E2 रिएक्शन को देखना है। E2 रिएक्शन क्या है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस चीज को हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 33 और E2 रिएक्शन। क्या नाम है इसका? E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन it means dimolecular elimination रिएक्शन। क्या देखना है? डाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया क्या देखना है स्टूडेंट? द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं, थोड़ा सा पहले समझते हैं कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका जो अभिक्रिया की दर है वह सबट्रेट पर भी निर्भर करता है और जो हमारे पास जो भी हम लोग लेते हैं रिएजेंट के रूप में, जैसे हमने अल्कोहलिक KOH लिया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका बात आती है अगर हमें इसका स्पीड देखने की, इसका तीव्रता देखने की, तो यह रिएक्शन जो है सबसे फास्ट होती है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, देन आ जाता है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड लास्ट में आ जाता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अर्थात जस्ट अपोजिट टू द E1 रिएक्शन। यह E1 रिएक्शन का एकदम सीधा उल्टा होता है। जिसमें E1 रिएक्शन फास्ट होता है उसमें यह स्लो होगा, जिसमें E1 रिएक्शन स्लो हो रहा था उसमें यह रिएक्शन जो है यह फास्ट होगा। तो जस्ट उसका अपोजिट है E2 रिएक्शन। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। यह जो है E2 अभिक्रिया एक वन स्टेप अभिक्रिया
एक वन स्टेप अभिक्रिया होता है, एक वन स्टेप अभिक्रिया होता है या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में तीव्रता से तथा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में तीव्रता से तथा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में धीमा अभिक्रिया करता है। It means A2 reaction fastly reacted in the 1 degree alkyl halide and slowly reacted in the 3 degree alkyl halide in sense of just opposite to the E1 reaction। तो यह जो है सिमिलरली जैसे हम लोग SN2 देख रहे थे, सिमिलरली यह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जो है सबसे तीव्रता से एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे स्लो रिएक्शन करता है। और इसका जो मैकेनिज्म बनता है, इसका जो क्रियाविधि बनता है वह 1 स्टेप मैकेनिज्म इसमें बनता है, इसमें 2 स्टेप मैकेनिज्म की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। यानी CH3 CH2 और यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl, CH3 CH2 और Cl, यानी यह क्या है इथाइल क्लोराइड, क्या है हमारे पास इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसका हम रिएक्शन करा देते हैं, इसका रिएक्शन हम करते हैं एल्कोहलिक ALC को मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहां से निकलता है Cl, क्या निकलेगा यहां से Cl और यहां से क्या निकलेगा H, ठीक है। यानी यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा HCl। यानी इट मींस यह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है क्या स्टूडेंट, यस दिस इज अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ओके। देन द प्रोडक्ट इज CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2, यानी यह अपने पास बन के आ गया इथेन, प्लस बाहर निकल जाता है KCl प्लस H2O, या दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ये इस रिएक्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं, ये इस रिएक्शन से निष्कासित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, निष्कासित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जो है सबसे फास्ट होता है एंड इट्स बिकम स्लो टुवर्ड्स गो टू द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ओर जाने पर यह धीरे धीरे क्या होते जाता है, स्लो होते जाता है। क्या होते जाता है, रिएक्शन स्लो होते जाता है। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले KOH, तो K ब्रेक हो जाता है प्लस में, प्लस OH ब्रेक हो जाता है माइनस में। अब Cl अगर हम निकाल देते हैं तो वह बन जाता है CH3 और CH2, इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाता है स्टूडेंट, प्लस चार्ज। सिमिलरली जब यहाँ से H निकलता है तो यहाँ जाता है माइनस चार्ज, इट मीन्स यह बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाहर निकल जाता है, यहाँ से अपने पास आ गया है, या 1 स्टेप में रिएक्शन तो हो गया है लेकिन बाहर से आ जाता है हमारे पास K प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटा है। सिमिलरली जस्ट लाइक दैट H प्लस में टूटा है और Cl माइनस में टूटा है, तो प्लस पेयरिंग करेगा माइनस के साथ और माइनस पेयरिंग करेगा प्लस के साथ,
तो प्रोडक्ट अपने पास बन जाता है KCl प्लस बाहर हो जाता है H2O। क्या बाहर निकल जाता है स्टूडेंट? H2O। तो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ ये जब रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट अपने पास बन के आ जाता है, या प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होके आ जाता है। तो ये था हमारे पास E1 रिएक्शन। अब अगर हम लोगों को इसका रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना है, कैसे निकलेगा? पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसका निकालता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आप E1 E2 रिएक्शन हेडिंग बनाइए, देन इस डेफिनेशन को लिखिए, डेफिनेशन के बाद इसको लिखिए, फिर मैकेनिज्म को लिखिए। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन। इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, उस चीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ E2 रिएक्शन। किसका निकाल रहे हैं हम? E2 रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3 CH2 Cl into OH with negative charge and possess 2 free electron। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? K लग जाएगा स्टूडेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K into CH3 CH2 Cl into, इसी में into करके लिखिएगा, OH with negative charge possess 2 free electron। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ E2 रिएक्शन। किसके साथ यह रिएक्शन हो रहा है? E2 के साथ यह रिएक्शन हुआ। E2 का कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ये हम लोगों ने अभी बोर्ड के ऊपर देखा। अब इसका थोड़ा सा रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं। रिएक्टिविटी, ठीक है, तो यह सबसे फास्ट होता है 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन आ जाता है लास्ट में 3 डिग्री है। तो दिस इज अ नोटेबल नोट, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास था ओवरऑल E2 रिएक्शन जो हम लोगों ने देखा। अब हम इससे आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, और जो हमारे पास इसके प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे पास इसके ऑप्टिकल्स जो प्रॉपर्टीज हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। फिलहाल आप लोग इसको लिख लीजिए, देन इसको भी राइट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, लिखिए इसको। चलिए, ठीक है, आ रहा है बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। यस, तो अब हम लोगों को थोड़ा सा एक बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे हमारे पास एक ऑप्टिकल प्रिज्म में भी मिलेगा यहाँ पे। तो एक चीज हमें जानना है कि रेसिमाइजेशन, क्या जानना है? रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन एक प्रक्रिया होता है जिसको रेशमीकरण बोला जाता है। तो रेशमीकरण होता क्या है कि जब हमारे पास कोई कंपाउंड है तो रोटेशन जो है उस कंपाउंड का 2 टाइप का होता है। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लीगो रोटेटरी। तो अगर किसी कंपाउंड का जो मूवमेंट है वह लेफ्ट से राइट की ओर हो रही है, यानी घड़ी की दिशा में हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे डे पॉजिटिव से इंडिकेट किया जाता है। अब सपोज दैट अगर किसी कंपाउंड का जो है रोटेशन वो राइट से लेफ्ट की ओर हो रही है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीगो रोटेटरी, एल नेगेटिव रोटेटरी। अगर कोई कंपाउंड को हम
आधा लेते हैं लीवो रोटेटरी और आधा लेते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। तो उस मिलाने की प्रक्रिया को बोला जाता है रेसिमाइजेशन, रेसिमीकरण। और देन वह जो मिक्सचर बन के हमारे पास आता है, वह जो डी और एल का जो मिक्सचर हमारे पास आता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। तो इसी चीज को देखना है। उस रेसिमाइजेशन को हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, फिर हम लोगों को देखना होता है कि एनहांसमेंट क्या है, डी पॉजिटिव क्या है, डी नेगेटिव क्या है। तो इन सारे चीजों को हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वह क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एनांसियोमर के ऊपर, देन हम लोग कायरल कार्बन देखेंगे और कायरल कार्बन के बाद हम स्टार्ट करते हैं रिटेंशन वगैरह, बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास आएंगे। तो थोड़ा सा इसको मिटा के हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिमाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रेशमीकरण। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल क्वांटिटीज की ओर। प्रैक्टिकल थोड़ा सा प्रिज्म मिलेगा हमें यहाँ पे, निकोल प्रिज्म जिसको बोलते हैं, फिर आई विजन मिलेगा, फिर देन हम लोगों को देखते हैं कि शुगर सॉल्यूशन क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेसिमाइजेशन। क्या देखना है हमें स्टूडेंट? रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है रेसिमीकरण। रेसिमीकरण, ठीक है, रेसिमाइजेशन। अब देखिए, इतना तो हम लोग समझ लिए कि रेसिमाइजेशन अगर डी और एल को मिला देते हैं तो वह जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर, और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को बोला जाता है रेसिमाइजेशन। लेकिन रेसिमाइजेशन पढ़ने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि डी और एल क्या है, प्लेन पोलराइज्ड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है। तो रेसिमाइजेशन को एक हेडिंग बना के आप छोड़ दीजिए, उसमें सब हेडिंग बनाना है हम लोगों को प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सब हेडिंग क्या बनाना है हमें? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या देखना है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, इसका एक ही अर्थ हुआ कि प्लेन में बिखरने वाला लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड मतलब क्या होता है? बिखर जाता है। यानी जैसे हम कोई रूम में जाते हैं और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वहां पे लाइट क्या हो जाता है? पोलराइज्ड हो जाता है, बिखर जाता है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस चीज को हमें देखना है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। तो ऐसा लाइट होता है या ऐसा साधारण प्रकाश होता है जो एक ही सतह पर, एक ही प्लेन पर या प्रोपागेट होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रहता है। एक ही सतह पे ही यह बिखर सकता है या अनदर सतह पे नहीं बिखर सकता है। जैसे मान लीजिए हम कोई टॉर्च जलाते हैं, क्या कोई टॉर्च जलाते हैं
तो वह क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है, ऊपर भी फैलता है, अगर बगल में जगह है तो वहां भी फैल जाता है। लेकिन यह एक ऐसा लाइट होता है जो एक अगर सतह है तो उस लाइट पे ही बिखरेगा, या उस प्लेन से ऊपर उठ के या नहीं बिखरेगा। तो ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी जो एक ही सतह पे गमन करने के लिए, एक ही सतह पे बिखरने के लिए बाध्य हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, तो उस लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे सिडुकेट किया जाता है, कैसे सिडक्ट किया जाता है, तो उस चीज को पहले हम एक डायग्राम के लिए एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए यह हमारे पास जो है यह सन है, क्या है हमारे पास, यह सन है जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य। मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, सन। अब इस सन को जो है एक निकोल प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है। क्या चीज से जोड़ दिया जाता है स्टूडेंट, एक निकोल प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है। इसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, या इसे बोलते हैं टॉर्मेलिन क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, टॉर्मेलिन क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, टॉर्मेलिन क्रिस्टल। फिर इस निकोल प्रिज्म को जो है एक सॉल्यूशन से गुजारा जाता है, एक विलयन से गुजारा जाता है। मान लीजिए वह सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, वह सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है, ठीक है, वह सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन रखा जाता है वह शुगर सॉल्यूशन रखा जाता है, यानी चीनी का घोल यहाँ पे रखा जाता है, शुगर का विलयन, शुगर का विलयन, ठीक है। फिर इस शुगर सॉल्यूशन का जो कंटेनर है या शुगर सॉल्यूशन का जो एक बर्तन है, इसको अगेन एक निकोल प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है, पुनः एक निकोल प्रिज्म से इसको जोड़ दिया जाता है। यानी यह दूसरा निकोल प्रिज्म होता है जिसका प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, या भी ये क्या है, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। फिर इस निकोल प्रिज्म से जो लाइट आती है उसको हम लोग अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं, अपना जो नेकेड आई है उसके द्वारा हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, या हम इसको अपने आंखों के द्वारा देखते हैं, और वह जो लाइट हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह लाइट एक ही प्लेन पर, सतह पर, एक ही सतह पर गमन कर रहा है, दूसरे किसी सतह पे गमन नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है यह जो कंपाउंड होता है इसको बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो यहां से जो रे निकलता है, यहां से जो लाइट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड, सॉरी प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यह RI है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी वैसी लाइट, वैसी साधारण प्रकाश जो एक ही सतह पर गमन के लिए बाध्य हो, और जो गमन का जो लाइट है, जो गमन का दिशा है उसका परपेंडिकुलर हो, यानी जो प्रोपागेशन है हमारे पास, जो प्रोपागेशन है, जो गमन हो रहा है उसका परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
यानी इसको कैसे हम इस डेफिनेशन को बता सकते हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस को समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, सन है। सबसे पहले यहाँ से जो लाइट आता है उसको निकेल प्रिज्म से गुजारते हैं। यानी निकेल प्रिज्म का ये खासियत है कि वह जो सन से लाइट आया उसको एक ही दिशा में, एक ही सतह पर वह चलने के लिए बाध्य कर देता है। फिर उस जो लाइट है उसको शुगर सॉल्यूशन से यानी चीनी के विलयन से निकालते हैं और देन अगेन उसको निकेल प्रिज्म से हम गुजारते हैं। और कहाँ क्या चीज से देखते हैं, अपने नेकेड आई से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसे दिखाई देता है कि वह जो लाइट है एक ही सतह पे चल रहा है, वह नहीं बिखर रहा है, वह प्रोपागेट नहीं हो रहा है। तो इसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि वैसे साधारण प्रकाश, वैसे साधारण प्रकाश जो एक ही सतह पर, एक ही सतह यानी क्या, प्लेन, एक ही सतह पर गमन करने के लिए बाध्य हो, गमन करने के लिए बाध्य हो, जो गमन यानी प्रोपागेशन के दिशा के लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर हो तो उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। ठीक है, यानी वैसी लाइट जो एक ही सतह में गमन करने के लिए बाध्य हो तथा जो प्रोपगेशन हो रहा है, जो बिखर रहा है लाइट, दूसरा लाइट उसका या परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देन इस डायग्राम को बना करके आपको डेफिनेशन को लिखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देन डायग्राम के बाद आपको डेफिनेशन को लिखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप लोगों ने 11th में देख रखा होगा कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वैसे आइसोमेरिज्म जिसका फंक्शनल ग्रुप जो सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जो स्ट्रक्चर है एटम का वह डिफरेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरियो और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ही में आता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है या कन्फर्मेशनल को भी दिखाता है, कॉन्फ़िगरेशनल को भी दिखाता है, स्ट्रक्चरल को भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे हमें इसके डेफिनेशन के बारे में समझना है, इसके डेफिनेशन को देखना है। तो यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट है हमारे पास। सबसे पहले हम सन से जो लाइट आता है उसको एक निकेल प्रिज्म से गुजारते हैं। फिर वह जो निकेल प्रिज्म से जो लाइट एक ही दिशा में प्रोपेगेट होता है, जो गमन करता है, उसको अगेन हम एक शुगर के सॉल्यूशन से गुजारते हैं, एक शुगर के विलयन से गुजारते हैं, देन अगेन उसको हम एक प्रिज्म से गुजारते हैं। फिर अपने जो नग्न आंख है हमारे पास, जो नेकेड आई है, उससे देखते हैं
तो ऐसे प्रतीत होता है कि यह जो लाइट है यह एक ही दिशा में गमन कर रहा है या दूसरे दूसरे दिशा में फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, पोलराइज नहीं हो रहा है। तो ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, एक बहुत ही सरल एग्जांपल है। जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा लेजर लाइट, LASER, ठीक है। लेजर लाइट, उसको जब हम जलाते हैं तो वह चारों तरफ बिखेरता है क्या? चारों तरफ नहीं बिखेरता है, यानी वह एक ही डायरेक्शन में फ्लोएट करता है, एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेजर उसको बोलते हैं जो रेड कलर का जलता है। तो वह लाइट भी एक उदाहरण होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। जो हमारे पास लाइट होता है उसमें एक प्रिज्मेटिक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जो लाइट को एक ही दिशा में गमन करने के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको बाध्य करता है। तो ये हमारे पास था प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको आप डेफिनेशन के साथ देख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहने का क्या मतलब है कि जो ऑप्टिकल प्रोसेस होता है हमारे पास उसको जो देता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। चलिए, तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने में सक्षम हो, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को बदलने में सक्षम हो, तो वैसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो हेडिंग एक बना लीजिए इसके अंदर ही, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या हमारे पास हेडिंग है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो एक ही दिशा में गमन कर रहा है, एक ही प्लेन पे गमन कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा हम लोगों ने पदार्थ लगा दिया, कोई ऐसा यौगिक लगा दिया जो इस लाइट को दूसरे डायरेक्शन में घुमा सके, जो इस लाइट के अलग डायरेक्शन में घुमाने में सक्षम हो, यानी इसके पास उतना पावर हो कि यह इस लाइट को मोड़ दे दूसरे दिशा में। तो वैसे जो पदार्थ होते हैं, वैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जैसे मान लीजिए सपोज दैट देखते हैं, मान लीजिए यह हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और यहाँ पे एक ऐसा मैंने पदार्थ लगा दिया, एक ऐसा मैंने मैटर लगा दिया, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा दिया। जैसे ही यह लाइट यहाँ पे आया, वह इसको इधर मोड़ दे या फिर इधर मोड़ दे या फिर इसी के डायरेक्शन में फिर दोबारा वह घुमा दे, तो यह जो कंपाउंड होता है, यह जो यौगिक होता है, इस प्रकार के यौगिक को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यानी इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने में सक्षम हो, तो
वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। यानी वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर दे, चाहे वह लेफ्ट की ओर चेंज करे, चाहे वह राइट की ओर घुमा दे, या फिर जिस डायरेक्शन से वह लाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में घुमा दे, तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो यहां तक हमारे पास अभी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज मिलता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और यह जो घुमाने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी यहाँ पे एक लाइन और हम लिख सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर्स तथा इस प्रक्रिया को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर बेसिकली दो चीजों को देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था E2 रिएक्शन, फिर हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है। ऑप्टिकली एक्टिव से पहले हम लोगों ने देखा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। तो आज का जो टाइम है वो अपना ओवर हो चुका है, अपना खत्म हो चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।